तो नमस्कार दोस्तों, हमारी इतिहास की जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र का निचोड़ था वो पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप अपने ज़रूरत अनुसार उसको देख लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत रिवीजन के लिए छोटी-छोटी वीडियो सब आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो है। अब हम देखेंगे आज पॉलिटी का। तो पॉलिटी के घटनाक्रम में हम जो वीडियो हमारी अनुसूची की बन गई है और आपका संविधान के भाग अनुच्छेद के बन गए हैं, तो डायरेक्ट हम संविधान के स्रोत की भी वीडियो, संविधान के स्रोत से ही PDF है, तो वहीं से देखते हैं। तो पहला है आपका कि भारत तथा USA का कामन क्या है संविधान में। तो निर्वाचन के लिए, मतलब कि जो हमारी न्यायालय हमारा है, उच्चतम न्यायालय, वो संविधान का निर्वचन या व्याख्या करता है। ये अमेरिका का भी करता है, हमारा भी करता है, ठीक। ये दोनों कॉमन है उसमें। और आपका नेक्स्ट है कि भारत राज्यों का संघ है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका क्वेश्चन था, तो ये कनाडा को कहते हैं। कनाडा ऑप्शन में नहीं था, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ मतलब उत्तरी अमेरिका का, ब्रिटिश का आधिपत्य था कनाडा पे, तो यही लिखा था। और जुडिशल रिव्यू भारत और USA में है, ब्रिटेन में जुडिशल रिव्यू नहीं है। मतलब कि न्यायपालिका अगर कोई फैसला देती है तो वो फैसला, अपने फैसले को दोबारा जुडिशल मतलब जो देने के बाद उसका रिव्यू करे, ठीक। तो वो सिर्फ भारत और USA में है, पुनर्व्याख्या करे होता है। तो क्या कहते हैं कि ब्रिटेन में नहीं है, ठीक। अब हमने क्या क्या कहाँ से लिया, जैसे भारतीय संविधान का अधिकांश भाग हम कहाँ से लेते हैं, और भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक। और आपात उपबंध कहाँ से लिए हैं, तो जर्मनी के वाइमर से संविधान से। और जैसे देखेंगे कि, और फिर आप देख लिए आपात, जैसे देख लिए तो आपात आपका जर्मनी का वाइमर संविधान है, ठीक। ऐसे ही हमने अभी बताया कि अधिकांश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, रिविजन जल्दी कर लेते हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, फिर आपका विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख लिया है। ऐसे उपबंध इनसे लिए हैं। अमेरिका से उद्देशिका का विचार लिया है, न्यायिक प्रोटोकॉल लिया है, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है, मूल अधिकार लिया है, राष्ट्रपति का पद लिया है, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया है, उच्चतम न्यायालय लिया है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने जाने के उपबंध अमेरिका से लिए हैं। आयरलैंड से हमने लिया है, नीति निष्पक्षता लिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको जो नामांकन है, मनोनीत करने वाला, वो भी लिया है यहाँ से। कनाडा से सशक्त केंद्र लिया है, फिर संघीय व्यवस्था ली है, केंद्र द्वारा राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति भी ली है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये भी लिया है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में नियुक्त होगी, ये भी कनाडा से लिया है। फिर और क्या बचा, हाँ, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर उसके बाद जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तो लिखा हमने, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ठीक। और जो बचा तो आपका, हाँ, संविधान संशोधन लिया है दक्षिण अफ्रीका से, संविधान संशोधन। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा ये लिया गया है यहाँ से। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में जो है न्याय है, जो सामाजिक है, न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अब फ्रांस बचा है, तो फ्रांस से हमने स्वतंत्रता ली है, जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, और समता बंधुता, इसका आदर्श वहाँ से लिया है। जर्मनी से आपने बता दिया। इतने हैं, इतना आप एक बार और रिवाइज करके सुन लीजिएगा, वीडियो बैक करके कंफर्म हो जाएगा। फिर प्रथम पूर्ण लिखित संविधान, पूरे विश्व का सबसे छोटा संविधान ये USA का है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कर लगाने वाला, कर अधिरोपण वाला कोई भी विधेयक, राष्ट्रपति के, मतलब जो ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति के बिना सिफारिश के, बिना परमिशन के नहीं लाया सकता है, वो कर विधेयक है। 117 के अनुसार है, 110 वाला जो 110 में उल्लेखित है कर, वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं आ सकता है। कहने का यह तात्पर्य है कि जो 117 के अनुसार जो प्रावधान है अनुच्छेद 110 का, कि जो भी कर संबंधी प्रावधान है या कर अधिरोपण है, उस पर जो विधेयक है या संशोधन है, राष्ट्रपति की सिफारिश, मतलब सिफारिश के बाद ही पुरस्थापित या लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक। यही है, आगे देखते हैं। और आर्टिकल 119 में उल्लिखित है। देखिए आर्टिकल सारे हमने एक वीडियो बनाया है, आप जाएंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा है, किस आधार पे पूछा है, वो सब उसका निचोड़ है। 119 कहता है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन है।
आर्टिकल 121 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा का निर्बंध है। मतलब कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के जज हैं, जो अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कर्तव्य किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, उनके और उनके आचरण का, दोनों का आप संसद में चर्चा नहीं कर सकते हैं। इस पर प्रतिबंधित है आर्टिकल 121 से। ठीक। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 कहता है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन, आपका चुनाव शब्द कहीं भी आपके संविधान में उल्लिखित नहीं है, निर्वाचन ही हर जगह है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54, एक लाइन में देख लेते हैं राष्ट्रपति का कि आर्टिकल 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 है भारत मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है और निर्वाचक मंडल वाला। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की पदावधि 56 में है। पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है वो 57 में है। 58 में है राष्ट्रपति के लिए अर्हता है निर्वाचन के लिए जो है। 59 में शर्तें हैं। 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग है। और 62 में जो राष्ट्रपति का जगह पद खाली हो जाता है तो उसके भरने के लिए निर्वाचन का समय जो 6 महीने है। और आकस्मिक रिक्तियों में उसका पद भरेगा उपराष्ट्रपति रहेगा, वो इसका है। ठीक, आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 155 के तहत। राज्य विधानसभा की संरचना 170 है। अगर लोकसभा की संरचना पूछता है, संसद पूछता है और राज्यसभा की, तो आर्टिकल 79, 80, 81। 79 में आपका संसद है, फिर 80 में है राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य 320 कहता है। फिर आगे है आपका अनुच्छेद 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि जो भी आपका राष्ट्रपति जानकारी चाहेंगे और ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि समय समय पर राष्ट्रपति को जानकारी शासन संबंधी उनको देते हैं। 78 और 167 के थ्रू आपका ये 167 लिखा है, इसके थ्रू ये राज्यपाल को जानकारी देता है मुख्यमंत्री। आर्टिकल 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किया गया है, राज्यपाल के द्वारा होता है। आर्टिकल 222 क्या कहता है कि किसी न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर किससे होता है, आर्टिकल 222 222। ठीक, एक आध आर्टिकल और बता देते हैं। जैसे आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 323A में प्रशासनिक अधिकरण है। आर्टिकल आपका 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। ठीक, आर्टिकल 94 स्पीकर को हटाना। फिर आर्टिकल आपका कौन सा आता है, आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट की सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति ये सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, 228 में इसका कंट्रोल है। 131 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या क्या है। 131 बताता है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 41 है कार्य करने का अधिकार है। आर्टिकल 42 में कार्य करने के लिए मतलब मानवीय स्थितियाँ, सही और मानवीय स्थितियाँ आर्टिकल 41 कहता है। आर्टिकल 45 है बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा 45 में है। और जो आर्टिकल 371 अगर हम सारा आर्टिकल जो DPSP का भी है वो भी है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। ये थोड़ा शॉर्ट नोट से रिवीजन के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जल्दी चलें। 371 में ये गुजरात और आपका गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित जो विशेषाधिकार इनको है वो गुजरात और महाराष्ट्र क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 371 में गुजरात महाराष्ट्र है। 371A में आपका नागालैंड है। 371B में असम है। 371C में आपका मणिपुर है। 371D में जो आपका है आंध्र प्रदेश है। और आपका 371G में आपका मिजोरम है। फिर आपका 1 मिनट कुछ गलत बोल दिया क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। 370 समाप्त हो गया। 371 में महाराष्ट्र गुजरात है। ठीक, 371A में आपका नागालैंड से संबंधित देख लिए। 371A में हो गया। फिर 371B में आपका असम से संबंधित विशेष उपबंध है। 371C में जो है आपका मणिपुर से संबंधित है।
371 डी में जो आपका है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। फिर आपका फिर ई में जो है आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उससे संबंधित है। ई में ये लिखा है आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये कन्फ्यूजन हो गया था, क्या कुछ गलत बोल दिया क्या। फिर उसके बाद जो आपका जी आता है, जी में मिजोरम से संबंधित है। जी ABCDE हो गया। एफ सिक्किम से संबंधित है, ये सिक्किम है, मतलब क ख ग घ ङ च छ जो है आपका मिजोरम से, जी मिजोरम से संबंधित है। एच आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसके बाद गोवा आता है, ये गोवा के लिए है, ठीक। अब आगे देखते हैं जो आपका आर्टिकल अनुसूची 9, 10, 11, 12, ये अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। पहला जो आपका 9 जोड़ा गया है वो पहला संविधान संशोधन 1951 का है। जो अनुसूची 10 जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन 1985। अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन आपका 92, और आपका 74वां संविधान संशोधन को बढ़ानी जोड़ी गई है 1992 में भी है, ठीक। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं राज्यों का नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा, ये शेड्यूल 1 में दिया गया है, अनुसूची 1 में दिया गया है, ठीक। फिर आपका राष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप, ये आपका अनुच्छेद 7 में है, और राज्यपाल का 159 में है। देखिए क्या है कि जो अनुसूची 3 है वो भारतीय संघ के जो कुछ पदाधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप तैयार करती है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति का और राज्यपाल का नहीं होता है, इन लोगों का अलग से होता है, ठीक। राष्ट्रपति का राज्यपाल का इसमें नहीं होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और आप उपराज्यपाल का देख लें। उपराज्यपाल का होता है 1969, देखिए एक साथ याद रखिएगा, 60, 69, 159, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। 60, 69, 60 है, 69 है और 159, ये तीनों, इन तीनों का अलग से शपथ होता है, ये अनुसूची 3 में नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। जो 6वां अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की व्याख्या की गई है। देखिए काटा 31वीं अनुसूची में इनका उल्लेख नहीं है, यहाँ पे 169 नहीं लिखा मैंने उपराष्ट्रपति का। 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची जो कानून में आई, इसका मतलब जो क्या हुआ कि 9वीं अनुसूची में नहीं, हाँ 9वीं अनुसूची में जो कानून पड़े थे उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये आपका जब केशवानंद भारती केस आया था 24 अप्रैल, उससे पहले, तो उसके पहले केस का नहीं, उसके पहले जो बाद कानून 9वीं अनुसूची की कहानी ये है कि जो भी अगर संसद कानून बनाती है, अगर 9वीं अनुसूची में शेड्यूल कर देती है, डाल देती है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है, ठीक। तो यही चीज़ है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक। आपका इसको जो जुडिशियल रिव्यू है इसको मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर आपका 42वां संविधान संशोधन, समवर्ती सूची, आपराधिक मामले, दंड, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और आपका परिवार नियोजन, शिक्षा, वन और विद्युत, ये सबको समवर्ती सूची में डाल दिया था। इसमें शेयर बाजार भी शामिल है, डाकघर, बचत बैंक भी शामिल है। संघीय सूची में जनगणना, बीमा और बैंकिंग को डाला था संघीय सूची में, ठीक। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं केंद्र के पास हैं, ये अवशिष्ट शक्तियाँ, और आपका अंतरिक्ष, जैसे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का अनुसंधान ये अवशिष्ट शक्तियों में आता है। और शिक्षा संबंधी प्रावधान कहाँ है, DPSP में है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, इनसे संबंधित है आपका 243 से 243 O तक, फिर 243 P से 243 ZG तक नगर पालिका है। 243 O हो गया आपका ग्राम पंचायत, और नगर पालिका के 243 P से ZG और ZH से ZT तक आपका सहकारी संघ के लिए, ठीक। उसके बाद 10वीं अनुसूची में संशोधन कब हुआ था, तो आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो 15% जो मंत्री होते हैं वो पूरे संसद सदस्य के 15% हो सकते हैं, ठीक। गैस राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस जो है वो भी राज्य सूचक का है। रेलवे जो है वो केंद्र का है, रेलवे पुलिस राज्य का है।
रेलवे केंद्र का है, रेलवे पुलिस राज्य का है, पंचायती राज आपका राज्य का है। ठीक, अब देखते हैं कारागार जो है, ये सब समवर्ती सूची में हम लोग वहाँ जो सूची है शेड्यूल कास्ट उसमें है। तो कारागार, पुलिस और लोक व्यवस्था ये स्टेट लीड का राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया समवर्ती है। और आपका हाँ ये देखिए अय्यर कोहलोवाद है। बाद में फिर एक केस आता अय्यर कोहलोवाद। अय्यर कोहलोवाद इसमें कहा गया था कि 9वीं अनुसूची के तहत जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। दोबारा इसी बात पे स्टैंड लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में वर्णित है। केंद्र राज्य संबंध संविधान के प्रमुख भाग आर्टिकल, संविधान के प्रमुख भाग, ये भाग किसमें है? भाग केंद्र राज्य संबंध संघ एवं राज्यों के बीच संबंध आपका 11 में है। ठीक, और ये राज्यों का वर्गीकरण जो था ये समाप्त हो गया है, जिसमें क ख ग ये राज्यों का क्रम था, बाद में समाप्त कर दिया गया था जो 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। तो देखिए कि पहले में है आपका जैसे ये है कि ये देखिए भाग 5 में संघ सरकार है, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 1 में आपका संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में आपका नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के निदेशक तत्व, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 को निश्चित कर दिया गया। ये भाग 7 निश्चित हो गया। ठीक, फिर भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 क में नगर पालिका, भाग 9 ख में सहकारी समिति, भाग 10 में आपका है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में आपका संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है, भाग 13 में आपका राज्य के बीच भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, और उसके बाद भाग 14 में आपका है संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, भाग 14 क में अधिकरण, भाग 15 में आपका निर्वाचन, भाग 16 में आपका निर्वाचन कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, भाग 16, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्णन है, भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, भाग 22 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ निरसन। ये से याद कर लीजिए। देखते हैं आगे, ये सब देख लिए। भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग यूटी से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित भाग 10 है, भाग 12 में वित्त संबंधी संविधाएं हैं। ठीक, यही सब भाग 13 में भारत के भीतर वाणिज्य समागम है, भाग 14 में आपका राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 क में अधिकरण, 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों से संबंधित उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 20 में संशोधन, 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अब 22 में हमने देखा क्या संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राधिकृत पाठ निरसन। ठीक, आगे देखते हैं। संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध आपका भाग 11 अध्याय 1 है आपका, अनुच्छेद 245 से 55 तक आपका जो है वो प्रशासनिक संबंध है, और आपका 56 से 63 तक जो है वो आपका राजनीतिक संबंध है। ठीक, प्रस्तावना जो है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को संविधान के डाइवर्ट नहीं कर सकती है। अब भ्रम दूर करने के लिए ये प्रस्तावना हमारी है, संविधान के विधिक निर्वचन में सहायता करती है। जो संविधान हमारा बना है उसके व्याख्या करने में ये सहायक है। इसमें सार्वभौमिकता, सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, इसके बारे में बताया। संविधान की आत्मा, उद्देशिका प्रस्तावना को कहा गया है। फिर आपका B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आपका आर्टिकल 32 है। ठीक, वो आर्टिकल 32 को कहते हैं B.R. अम्बेडकर जी। ठीक, प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा है? के मुंशी जी ने कहा है। ये जन्म कुंडली संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, आधारशिला। प्रस्तावना उसका आधारशिला, तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है, सुभाष कश्यप जी ने लिखा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट है सारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये जानते हैं 1960 में बेरू वाद आया था तो कहा था हिस्सा नहीं है, लेकिन 1993 या 94 में केस आया, SR बम्बई केस। ये है SR बम्बई केस, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था। और केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973 को जो केस आया था उसमें भी कहा था। उसके बाद दोबारा एक केस आया था, उसमें कहा था।
ठीक, प्रस्तावना के आदर्शों एवं उद्देश्यों में दी गई रूपरेखा की व्याख्या, मूल अधिकार और आपका डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना के आदर्शों एवं उद्देश्यों की दी गई रूपरेखा किसमें किसमें व्याख्या करता है, तो आपका तीनों में। आर्थिक न्याय प्रस्तावना में भी है आपका और आपका डीपीएसपी में भी है, ये दोनों में आर्थिक न्याय दिया गया है। देखिए, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय, समता के अधिकार 14 से 18 तक है आपका। प्रस्तावना में भी इसका वर्णन है आपका। राज्य के 4 तत्व हैं, पीपुल्स, टेरिटरी और आपका सॉवरेनिटी, और ये क्या है, और आपका पीपुल्स, टेरिटरी, सॉवरेनिटी हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें संप्रभुता आपका है, सॉवरेनिटी। फिर भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली संसदात्मक है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, उसके बाद आपका संसदात्मक जो सरकार है ब्रिटेन से लिया गया हमने। फिर उसके बाद सबसे पहले आरंभ भी कहाँ हुई थी, तो ब्रिटेन में। देखते हैं, अरे यार, तो हमने संसदात्मक सरकार आरंभ पहले कहाँ हुई थी, तो ब्रिटेन ने। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, और आपका राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कहीं छोड़ता है आपका ये कल्याणकारी राज्य। फिर उसका अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन खुद करता है, स्वयं करता है। ठीक, और देखते हैं लोकतंत्र जो है क्रियाशील बनाता है। ये कट गया है साधारण, ये बुद्धि और चरित्र को देखिएगा, घटनाचक्र में लिखा होगा, सॉरी कट गया, थोड़ा माइंड में क्लिक भी नहीं कर रहा है। गणतंत्र रिपब्लिक, ये आपका वंशानुगत नहीं है, जिसे जो गणतंत्र किसे कहते हैं कि जो जहाँ पे सरकार है वो वंशानुगत नहीं है, जो जनता द्वारा या अप्रत्यक्ष तरीके से, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुने गए हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों से चुने गए हैं। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ये होता है। जैसे यूके गणतंत्र नहीं है, राजतंत्रात्मक है। भारत में संघवादिता व्यवहार नहीं है, शक्तिशाली केंद्र हमारे यहाँ है। फिर आपका देखेंगे तो ये जो राज्यपाल की नियुक्ति है और राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब किस में आती हैं, इनमें आता है, यूनिटरी फीचर्स में। फिर आपका जो स्टेटमेंट दिया था, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। भारत में दोनों तरफ के संघ और राज्य दोनों विधायकें प्रभुता संपन्न है, ये गलत है। ठीक, रक्षा, विदेशी मामले, ये सब ये घटनाचक्र में दिया है। आगे देखते हैं यहाँ से। राजनीतिक तंत्र लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। और फिर भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार कौन, लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार महिलाएं हैं, दलित हैं, निर्धन हैं। ठीक, अल्पसंख्यक हैं। इनको आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र जरूरी है और लोकतंत्र में इनका विकास भी हुआ है। भारतीय संविधान और संवैधात्मक है, ये केसी वियर ने कहा है। संघात्मक प्लस एकात्मक दोनों है। समय समय पर ये एकात्मक हो जाता है, वैसे संघात्मक हो जाता है। राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या राष्ट्रीय आपात लग जाएगा तो संघात्मक हो जाएगा, सारी शक्तियाँ केंद्र में चली जाएंगी। भारतीय संविधान अधिक लचीला तथा अधिक कठोर के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये भी केसी वियर ने कहा है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, ये बी.आर. अम्बेडकर जी कहा है। विधि और स्वाधीनता में रिलेशन, यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये मतलब यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ऐसा कहा गया है। ठीक, अब रूल एंड लॉ का लक्षण, शक्ति का परिसीमन, विधियों के समझ क्षमता, स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार। ठीक, और ये इतना हमारा रूल का लक्षण दिखता है, जो मतलब कानून के जहाँ लॉ है वहाँ पे सरकार के प्रति जन उत्तरदायी, ये आपका रूल ऑफ लॉ में नहीं है। फिर उसके बाद संवैधानिक सरकार, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती संवैधानिक सरकार है। समाज में समानता का मतलब
विशेषाधिकारों का अभाव है। अवशिष्ट शक्तियाँ यूएसए में राज्यों के पास है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे संसदीय प्रणाली में केंद्र के पास है। यूएसए और इंडिया में समान क्या है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है, लेकिन इनके यहाँ सीमित है, हमारे यहाँ सीमित है। इनके यहाँ कुछ समय टाइम तक दिया गया है। यूएसए देखिए लिखा भी है कि यूएसए का जो पॉकेट वीटो है भारत के पॉकेट वीटो से वीक है, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर वापस करना, अगर वापस नहीं होगा तो कार्रवाई न की जाएगी, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, हमारे यहाँ नो लिमिट है, पॉकेट में रख लो, चलता रहेगा। यूएसए का है कि यूएसए के उच्च सदन के सभी सदस्य प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं, और भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, ये आपका ऑस्टिन ने कहा है, ग्रेनविलेज जो है संसद की जननी ब्रिटिश संसद को बताया है। मदर ऑफ पार्लियामेंट ग्रैनविल ने ब्रिटेन को बताया है। ठीक, राष्ट्रीय झंडे के रंग एवं चक्र, जो झंडे के रंग हैं एवं चक्र हैं, न्याय के महत्व के यथेष्ट वर्णन करते हैं। ये आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है, और राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और झंडे को हमारे पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक में चैप्टर में है। राष्ट्रगान को हम 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे, और इसे गीतांजलि जो हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी में लिखित है, ये उसी से राष्ट्रगान लिया गया है। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, और यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि वहीं जब 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, 1911 में दिल्ली, बताना था, दिल्ली राजधानी आई थी वहाँ से। 1911 में कलकत्ता में घोषणा हुई कि राजधानी अब दिल्ली रहेगी। 1912 में दिल्ली स्थापित हो जाती है राजधानी। राष्ट्रगीत अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, आनंद मठ से लिया गया है। 1896 में पहली बार गाया गया था। भारत का चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है 78 ईस्वी कहते हैं, 78 ईस्वी पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। चैत्र से फाल्गुन तक है, और 21 और 22 मार्च से शुरू होता है। जैसे ये जनवरी में शुरू होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये 21 से 22 मार्च को, और 78 ईस्वी जो है आपका ये है 78 ईस्वी 78। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा माता है, और इनका घोषणा 2008 में हुआ था। राष्ट्रीय जो मछली है, जलीय जीव है, आपका गंगेटी डॉल्फिन है। 2009 में वो इसकी घोषणा हुई थी। अभी से इसको 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं हम। ठीक, राज्य और यूटी में आ जाते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकता है। जैसे 36वां संविधान संशोधन आपका सिक्किम को शामिल किया था। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 3 करता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ये राज्य के भीतर, जैसे नए राज्य का निर्माण, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनना 2 जून 2014 को, वही है। संसद के राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से, संसद नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से बिना राज्यों की अनुमति के। और यह जो आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन होगा वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1953, फजल अली आयोग गठित हुई थी। मतलब ये 1957 में हुआ था, 1956 में, ये 53 में गठित हुआ था फजल अली आयोग, और 1956 में आता है। तो 14 राज्य 6 यूटी बनते हैं, और आपका के.एम. पडिक्कर और आपका एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू जी इसके सदस्य रहते हैं, फजल अली अध्यक्ष रहते हैं। और राज्य पुनर्गठन आयोग जब आता है तो ये नए राज्यों का गठन होता है। ठीक, आगे देखते हैं। संसद देश के किसी भी भाग को अन्य देश को देने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे 100वां संविधान संशोधन हुआ है आपका 100 बीघा कॉरिडोर का, हमने बांग्लादेश को कुछ हिस्से दिए हैं, उसका कुछ हिस्सा अपने में मिलाया है। जून 1948 में एस के धर आयोग बना था, भाषाई
प्रांत आयोग का गठन ये हुआ था और प्रशासनिक सुविधा में राज्यों के गठन के लिए कहा गया था। इसमें मना भी कर दिया था भाषाई आधार पे प्रांतों का गठन नहीं होगा। दिसंबर 1948 में एस.के. कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए फिर JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू जी का और ये वल्लभ भाई पटेल जी का, ये दोनों लोग की समिति बनती है। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को मना कर दिया। फिर भाषाई आधार पर पहला बनने वाला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। फिर आपका राज्य बनता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ये आपका 1960 में। नागालैंड बनता है 1 दिसंबर को, ये ना, हाँ तभी तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर को बनता है। देखिए हम लोग यहाँ थे कि जब गुजरात बना था तो गुजरात कब बना था? गुजरात 1 मई 1960 को बना था महाराष्ट्र से अलग होकर, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड। फिर हरियाणा बनता है 1966 में। कब बनता है? 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 1971 में, ये बनता है 25 जनवरी 1971 को। और आपका मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये सब 21 जनवरी 1972 को बनते हैं। आपका सिक्किम बनता है 1975 में, 16 मई 1975 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक साथ बनते हैं 20 फरवरी 1987 को। गोवा बनता है 30 मई 1987 को। और आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तो हो गया 2000 में। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, और आपका 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और आपका 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड बनता है। तेलंगाना नवीनतम है, तेलंगाना आपका 2 जून 2014 को बनता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया गया। और 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन दीव को जोड़ के एक यूटी बना दिया गया। तो 28 राज्य 8 यूटी वर्तमान में है। इंडिया यूनियन स्टेट मतलब है भारतीय संघ की स्थापना समझौते द्वारा नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, उलट के मारे जाएंगे। भारत में राज्यों का संघ का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। और आर्टिकल 239(1) लोकसभा में जो यूटी का प्रतिनिधित्व है वो 20 सीटें यूटी के हैं, 20 सीटें हैं, ठीक। हुआ ये था कि 14वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 20 से बढ़ा के 25 किया गया था। फिर 31वां संविधान संशोधन किया गया। 31वां संविधान संशोधन में घटा के फिर 20 कर दिया गया, इसलिए लिखा नहीं, उसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे। और इस समय 520 प्लस 20 हैं तो 50, वो भी 104वां संविधान संशोधन हुआ है जो, तो उसमें जो एंग्लो इंडियन 2 हैं वो समाप्त हो गए, ठीक। और आप आगे देखते हैं क्या है। और जो आपका लिखा है 69वां संविधान संशोधन 70वां, तो 69वां संविधान संशोधन से क्या करते हैं कि 1991 में होता है, राजधानी जो दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत मतलब ए के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 70वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में पुडुचेरी और दिल्ली दोनों की विधानसभाएं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। और आपका अनुच्छेद 240 क्या कहता है? फिर 40 कहता है कि कुछ यूटी में विनियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति होगी, जैसे शांति है, प्रगति, सुशासन के लिए। 240 1A में अंडमान निकोबार है, 1B में दादरा नागर हवेली दमन दीव है, 1E में पुडुचेरी है, 240 1C में आपका लक्षद्वीप है, 1D में दमन दीव है, ठीक। उसके बाद ये 240 में सारे 240 1A B C D E ऐसे करके है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ठीक। और यूपी का जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसका संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। दमन और दीव को 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया था, 56वां संविधान संशोधन। दादरा नागर हवेली को 1954 तक पुर्तगालियों के संबंध के अंतर्गत था, इसके रूल के अंतर्गत काम करता था। 35वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है। 35वां के थ्रू क्या करते हैं कि सह राज्य बनाते हैं, 36वां के थ्रू हम पूर्ण राज्य बना देते हैं भारत का। राजस्थान से संबंधित 1956 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन 1948 में, और
एक 1971 में राज्य के अंतर्गत आ जाता है, राज्य बनाया जाता है पूरी तरीके से। फिर पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब ये 26 जनवरी 1950 को आते हैं। और आपका ये जो ULF आतंकी संगठन था ये असम का है। PWG पीपुल्स वार ग्रुप आपका आंध्र प्रदेश का था। कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के बीच में 3+1 याद रखिएगा, ठीक, ये पूछा हुआ है। कांग्रेस के नागपुर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था बी राघवाचारी जी किए थे। प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन में भाषाई आधार पर ये माना था, लेकिन आज़ादी के बाद सरकार नहीं मानती है। भाग 2 है 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। इसी में आता है अनुच्छेद 9 कहता है कि जब व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में आता है। भारतीय मूल के व्यक्ति को पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 7 वर्ष बिताने पड़ेंगे। ये अनिवार्य है, 7 वर्ष, ये 7 वर्ष अनिवार्य है, ठीक। फिर आपका नागरिकता से संबंधित शर्तें हैं आपका कि शर्तें निर्धारित करने के लिए आपका ये जो मतलब जो अर्हर है, सक्षम है कि नहीं है, संसद निर्धारित करेगी सारा, ये संसद के लिए अधिकार है। मूल अधिकार ये 6वां आता है। फिर आपका नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, ये फंडामेंटल मूल अधिकार पर पहली बार सपोर्ट किया था। फिर और ये मोतीलाल नेहरू जी हैं, ठीक, मोतीलाल नेहरू जी। फिर हमारे संविधान में लिखा है कि मूल अधिकार क्यों, संविधान में लिखा है कि व्यक्ति के विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। अनुच्छेद 13 कहता है कोई भी ऐसी विधियां मूल अधिकार के असंगत होगी जो कि इसके विरोध में, मतलब इनसे असंगत है, वो असंवैधानिक है। आर्टिकल 15, 16 और आपका 19, 29 जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर आप आगे देखते हैं, जो फंडामेंटल राइट हमारा है ये भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं सुनिश्चित करता है, ये DPSP करता है। ये USA के बिल ऑफ राइट्स के भांति हमारा जो है ये सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाने वाला विधान है आर्टिकल 14। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, जैसे कि आपका भारतीय और नागरिक दोनों को मिलता है। कानून का समान संरक्षण ये आपका आर्टिकल 14 में है। ये इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। शिक्षण संस्थाओं में ST, SC और OBC को आरक्षण 15.5 कहता है। 15.6 जो है आपका EWS है, ठीक। ऐसे ही संवैधानिक प्रावधानों को संसद द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता, ये आपका आर्टिकल 13। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था, ऊपर देखे हम लोग हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपकन दोराईराजम 1951 में फंडामेंटल राइट में संशोधन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो 1516 में किया गया था, ठीक। हुआ है कि आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया और 15.4 जोड़ा गया, ठीक। सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 15.4 में वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया, यह आर्टिकल 15.4 जोड़ के। प्रेस की स्वतंत्रता 19A के अंतर्गत आती है। विदेश यात्रा जो है ये आपका आर्टिकल 21 के थ्रू आती है। निजता का अधिकार भी 21 के थ्रू आता है। आर्टिकल 19A के साथ साथ 21 को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है कि एकांतता, प्राइवेसी, मतलब निजता का अधिकार, ठीक। आर्टिकल 25 है जो आपका आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने और आपका आचरण को और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये इसमें जो युक्त प्रतिबंध है लोक व्यवस्था से, सदाचार से और स्वास्थ्य से, इसको देख के सब पे जितने भी स्वतंत्रताएं मूल अधिकार में सब पे युक्त प्रतिबंध का प्रावधान है। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। फिर आपका अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को संस्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है आर्टिकल 30 में। फिर आपका संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया, इसको 300 क में 31 से हटा के 300 क में रख दिया गया। और फिर ये वैधानिक या कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायालय में कौन सी रिट मतलब
कौन सी रीत डाली जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, आगे देखते हैं। फिर है कि सज्जन सिंह वाद 1965 आता है। सज्जन सिंह वाद जो होता है आपका, सज्जन सिंह है ना, हाँ सज्जन सिंह आता है 1965 में। 1967 में आपका आकर गोकुल गोलकनाथ। इसमें क्या कहता है कि संविधान इसमें और इसमें दोनों में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है फंडामेंटल राइट पे संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ में फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करने के लिए संसद रोक लगा देती है। लेकिन फिर जब आता है आपका केशवानंद भारती केस, उसमें कह देती है नहीं, संविधान जो संसद है संविधान में के मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन असीमित इनकी शक्ति नहीं है, सीमित है। ठीक, किस बाद में मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारती 1973। सर्वोच्च न्यायालय ने फंडामेंटल राइट को रूप में मान्यता क्या दी है? आवास और आश्रय का अधिकार आर्टिकल 21 के थ्रू है। विदेश यात्रा मेनका गांधी केस में 21 के थ्रू है। समान कार्य के लिए समान वेतन आपका 41, ये जो है ये आपका DPSP का हिस्सा है, इसमें नहीं है। क्वेश्चन पूछा है, लिख दिया गया है। और ये है समान कार्य के लिए समान वेतन, फंडामेंटल नहीं है ये, बल्कि संवैधानिक लक्ष्य है। 39D DPSP में आता है। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये आपका ये विजोई इमैनुअल केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक, आगे है आर्टिकल 19 का उल्लंघन है और आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है, और आपका कोई कानून भी नहीं है जो बाध्य करेगा कि आप अपने मतलब सम्मान करेंगे राष्ट्रगान का खड़े होकर, लेकिन गाएं या ना गाएं ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, आर्टिकल 32 जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है केवल भारतीयों को। आगे देखते हैं। 1982 में केस आता है रणधीर सिंह बाद। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि प्रस्तावना का समाजवाद और आर्टिकल 39D को मतलब इनको मिला के पढ़ने पे अनुच्छेद 16, 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त हो जाता है। लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता आपका 16(1), 16(2) इसमें है। ठीक, संविधान की मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई, जो हमारा संविधान है धार्मिक और भाषाई के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, आर्टिकल 29 और 30। 86वां संविधान संशोधन जो है आपका ये प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार बनाया गया था, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है आपका मूल अधिकार के रूप में विकास के लिए अपरिहार्य है और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक, RTE एक्ट आता है आपका 2009 में, राइट टू एजुकेशन वाला, और 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। ठीक, आर्टिकल 25 में आपका हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो बौद्ध आता है, जैन आता है, सिख आता है, और आपके इसमें मुस्लिम नहीं आते हैं और ईसाई नहीं आते हैं। ठीक, हिंदू के अंतर्गत ये आते हैं। और आपका है एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में आता है अल्पसंख्यकों के वेलफेयर के लिए। ठीक, अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 20(3) कहता है। 20(2) कहता है कि दोहरा दंड भी नहीं दिया जा सकता है। किस आर्टिकल में विधि द्वारा विहित प्रक्रिया को सम्यक विधि प्रक्रिया? आर्टिकल 21 है। फिर बंदी बनाए गए व्यक्ति को के फंडामेंटल राइट की रक्षा आर्टिकल 22 करता है ये। ठीक, बंदी जो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाए रख सकते हैं? तो आप 3 माह तक। स्वतंत्रता का महान रक्षक हैबियस कॉर्पस, ये हैबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। गोलकनाथ का वेश केस आता है, देखिए ये एक लाइन का याद रखिएगा। 1967 में, मिनर्वा मिल्स 1980 में आता है, AK गोपालन 1950 का केस है। बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में आता है। यह आपका तो बधुआ मजदूरी को, जो मजदूर हैं बधुआ मजदूर को मुक्त करना और बधुआ मजदूरी को ख़त्म करने के लिए आता है। अधिकार और बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे मनुष्य बिना परछाई के, या क्या कहते हैं कि अर्नेस्ट बार्कर कहता है कि जो अधिकार हैं ये कर्तव्य इस प्रकार के हैं जो मनुष्य के बिना उनके परछाई के दोनों साथ साथ रहने चाहिए।
अधिकार जो कर्तव्य है वो अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। ठीक, ये अधिकार के बारे में फिर लिखा है कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे जो हैं अधिकार हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ, फिर क्या होता है, सेवा का अधिकार का जो अवधारणा सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन ने 1991 में प्रस्तुत किया था, और भारत में सबसे प्रथम जो भारत सरकार भी बिल लाना चाहती थी, उस बिल का नाम था, लंबा चौड़ा नाम है उसका, द राइट्स ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिडल्स ऑफ द नेवर ग्रीवेंसेस बिल 2011। लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। सबसे पहला 2010 में मध्य प्रदेश ने पारित किया है राज्य हमारा, दूसरा जो है आपका बिहार है 2011 में पारित किया है। ठीक, फिर आते हैं आप राज्य के नीति निषेध तत्व पे। राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में, डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापित करना, राजनीतिक नहीं करना, फंडामेंटल करता है। कल्याणकारी राज्य का संकल्पना का समावेश डीपीएसपी में है, प्रस्तावना में भी है। कल्याणकारी राज्य देश के शासन के लिए आधारभूत है। डीपीएसपी अनुच्छेद 37 है कि विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 कहता है। 39 डी कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन, और आपका समान परिश्रम अधिनियम 1976 आता है इसी के अंतर्गत। आपका अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन है। रोजगार का अधिकार भाग 4 में आपका अनुच्छेद 41 से है, मनरेगा इसी के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन आपका आर्टिकल 51 है। 39 जो 43 क है वो उद्योग प्रबंधन में वर्करों की सहभागिता को बढ़ावा देना ये कहता है। 48 क पर्यावरण और वन्य जीवों के बारे में है। ये अगर जो देखेंगे तो 51 जो है वो विदेश नीति की बात करता है। ठीक, आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन से 39F जोड़ा गया है, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। और 39A है जो 39A कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, आगे देखते हैं। और अनुच्छेद 43 जो है वो कहता है कि उद्योगों में प्रबंधन एवं कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने का उपबंध दिया गया है। और सहकारी समितियों के बारे में 43B के बारे में दिया, 43B में दिया गया है। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों को, ठीक, दलितों को नहीं, इनको है, इनको प्राप्त है। दलित सब संविधान में उल्लिखित नहीं है। डीपीएसपी 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन 86वां संविधान संशोधन आपका 21A में दिया गया है, इसको डीपीएसपी से हटा दिया गया है। ठीक, इसकी जगह ये अनुच्छेद 45 में था, इसकी जगह क्या हो गया, शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान 0 से 6 वर्ष। क्या हुआ था कि आर्टिकल 45 में पहले ये था 14 साल तक के बच्चों के लिए जो सरकार फ्री एजुकेशन उपलब्ध कराएगी, तो ये जब मूल अधिकार हो गया तो इसके जगह पे ये शैशव पूर्ण देखभाल मतलब 0 से 6 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। 47 कहता है मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर निषेध शराबबंदी का है। 43 कहता है ग्राम क्षेत्र के कुटीर उद्योगों में व्यक्तिगत असहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास। 46 कहता है ST और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का वृद्धि। ये 46 का है, ST और दुर्बल, ये देखिएगा ये। ठीक, आगे देखते हैं। निर्वाह मजदूरी की बात यही करता है 43। डीपीएसपी में शामिल नहीं है प्रौढ़ शिक्षा। सूचना का अधिकार आपका 19A के तहत फंडामेंटल राइट है। 39A आपका जीविकापार्जन के लिए पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। 42 में काम हेतु मनोवचित दिशाएं और न्याय संगत दशाएं हैं। काम पाने का अधिकार आपका आर्टिकल 41 में है। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये KT शाह जी ने कहा है, हमारे बहुत एक्टिव संविधान सभा के सदस्य थे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ। ठीक है। 350A कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा। ठीक, 350A में है। आगे देखते हैं।
मूल कर्तव्य आपका भाग 4A में 51A में आर्टिकल और 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और पूरा जो आपका मूल कर्तव्य आया था ये 1976 में आया था स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे। 10 उस समय लागू किए गए थे। JS वर्मा समिति हुई थी 1999 में मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था। फिर तीसरा थर्ड जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, जो तीसरा आपका मौलिक कर्तव्य कहता है। स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य टोटल आपके 12 जो थे, मतलब एक अध्यक्ष थे और 11 सदस्य थे। ठीक, टोटल 12 थे। SR अंतुले और SS रे, CM स्टीफन, ये लोग थे, लेकिन ये हरदेव जोशी नहीं थे। ये जो क्वेश्चन पूछा है वही है। फंडामेंटल ड्यूटीज को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं किया जा सकता है। ये इसमें कहता है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, अस्पृश्यता भी इसका नहीं है। ये सारा क्वेश्चन पूछा है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका संरक्षण फंडामेंटल ड्यूटी? वन्य प्राणियों का, राष्ट्रीय ध्वज का नहीं है, क्योंकि आप मतलब इसका आदर न करने के संरक्षण के लिए उसमें दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं है राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का, स्मारकों की रक्षा करना। ठीक, लेकिन ये है, ये मतदान भी शामिल नहीं है, मतदान करना। राष्ट्रपति आता है, देखते हैं। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करेगा, कार्य करेगा, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। अनुच्छेद 74 कहता है। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो अपना कार्य स्वयं और अधीनस्थों से कराएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं है और आपका मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा सदस्यों को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति की जो अर्हताएं हैं, क्या क्या एलिजिबल है? 58 कहता है नागरिक होने चाहिए भारत के, 35 वर्ष उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रहनी चाहिए। ठीक, और इनका जो 50 सांसद विधायक जो मतलब मिला के जो उनके मतलब निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, वो 50 प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे। नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 जमानत राशि और 1/6 से कम अगर वोट पाएंगे तो ये 15,000 उनका जब्त कर लिया जाएगा। RBI में जमा होता है। 56 आपका पदावधि बताता है 5 वर्ष के लिए। त्यागपत्र या वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को जैसे त्यागपत्र देंगे वो भागे भागे जाते हैं सर जी लोकसभा अध्यक्ष के पास कि राष्ट्रपति जी इस्तीफा दे दिए है। जो इस सूचना को तुरंत भागे भागे जाते हैं बेचारे बगल में, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता है 57। हमारे यहाँ राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या 1971 को मतलब आधार रखा गया है। 44वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था अटल जी की सरकार में। इसके तहत 2026 तक के लिए यह निर्धारित कर दिया गया है कि 1971 की जो जनगणना है वो 2026 तक की चलेगी। ठीक, फिर आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर यह समझा 59 कहता है कि समझा जाए कि जो मतलब जिस पद पे वो पहले था वो पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ठीक, चाहे वो संसद का सदस्य हो, विधानसभा का, MP हो, MLA हो। आर्टिकल 60 है। ये आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। CGI इसके शपथ करवाते हैं। महाभियोग आपका आर्टिकल 61 है। 14 दिन पूर्व की सूचना देनी होती है। 1/4 सदस्यों का संकल्प पारित होता है। 62 में पद रिक्ति होती है। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। आर्टिकल 77 कहता है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकी कृत्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल 77 कहता है सबसे इम्पोर्टेंट कि आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री को PM से सूचना मांगने का और PM को सूचना देने का उनका कर्तव्य होता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचना देने के लिए मतलब
इनका कर्तव्य है प्रधानमंत्री का। आर्टिकल 108 और 111। आर्टिकल 108 आपका संयुक्त अधिवेशन से, 111 आपका धन विधेयक मतलब लौटाया नहीं जा सकता और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही किसी सदन में जैसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का जिक्र किया गया है। अगर कोई सदन, दोनों में से कोई सदन अगर चल नहीं रहे हैं तो अगर दोनों सदन अगर नहीं चल रहे हैं तो राष्ट्रपति स्थिति के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 72 में क्षमादान है और आर्टिकल 161 में राज्यपाल का क्षमादान है। ठीक। फिर राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं करता, नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। वास्तविक है जो शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। प्रत्येक एमएलए को वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक। लोकसभा के सदस्यों का वोट मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से क्या होता है? ये सदन की बात है, सदस्यों की बात नहीं। ये सदन में लोकसभा का ज़्यादा होता है और राज्यसभा का कम होता है, लेकिन एमपी जो होते हैं सारे एमपीओ का जो आपका मत बराबर होता है। आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन जो विवाद होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट है और इस निर्णय को फाइनल होगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो माना जाएगा, कोई भी अगर विवाद होता है तो। आर्टिकल 61 में दी गई महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। और आपका आर्टिकल 65 जो है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, ऐसा है। ठीक। उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई करेंगे, अगर सीजीआई भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम 1969 से ये लागू है। इसके पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, ऐसी स्थितियां उस समय आई 1969 में, तो एक अधिनियम लाया गया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में लागू होता है। और इसमें यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, अगर अपने पद पे मर जाते हैं या भाग जाते हैं तो, या कहीं विदेश पे नहीं मतलब पद रिक्त हो जाता है तो वो नहीं रहते हैं तो उपराष्ट्रपति रहेंगे। अगर ये नहीं रहेंगे तो सीजीआई रहेंगे, सीजीआई नहीं रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश रहेगा। अगर ये भी नहीं रहेंगे तो इनसे बाद आता है। ऐसे जो 34 हमारे न्यायाधीश हैं उनका क्रम चलता है। संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियाँ राष्ट्रपति में नियुक्त होती हैं। ठीक है। ये आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में नियुक्त है। 74 जो है प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा, ये आर्टिकल 74 कहता है। ठीक। 108 में जो आपका है संयुक्त बैठक होगी और 118 में जो है इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक। अगर अध्यक्ष नहीं रहता है तो लोकसभा का ही उपाध्यक्ष करेगा। फिर मतलब उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करते, ये बात कहने का है। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे कर सकते हैं। ठीक। फिर आपका संयुक्त बैठक आहूत करता है, ये आहूत करते हैं हमारे प्रधानमंत्री बुलाते हैं। राष्ट्रपति सदन की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं कभी भी, लेकिन जो वार्षिक है हर एक साल पे वो अपना अभिभाषण देते हैं और नई सरकार जब आती है तब 5वें साल के बाद तब भी अभिभाषण देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट वीटो का या जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग एक बार किया गया था डाक संशोधन अधिनियम विधेयक 1986 में, यानी डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी थे राष्ट्रपति, तभी प्रयोग किए थे। फिर आपका नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए। राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है विधेयक वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, पॉकेट वीटो, परामर्श पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु कहना, और प्रधानमंत्री से जो जानकारी आर्टिकल 78 के थ्रू है, ये भी इनका स्वविवेक की शक्तियाँ हैं। अध्यादेश सत्र चालू जब होगा तो 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित करना अनिवार्य है, नहीं तो ये विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब इसका टोटल लेंगे तो साक्षक 42 दिन तक, सत्र चालू होने के 742 दिन तक, केवल 42 दिन तक यह मतलब इसको पारित करना अनिवार्य है दोनों सदनों से।
आर्टिकल 39AA जो है ये आपका AA के 5 में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, जो यूटी हैं हमारे संघ, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, इन दोनों जगह विधानसभाएं हैं। अगर जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो वहाँ भी वहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। और इस समय वर्तमान में इसके जगह आ गए यहाँ पर नीति आयोग, तो इसके भी उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री। अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री पदेन होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं वो, फिर और प्रेसिडेंसी की नियुक्ति नहीं करता, यही लिखा है। अनुच्छेद 160 कहता है कि राष्ट्रपति असाधारण और अकस्मात परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। 160 में राष्ट्रपति की शक्ति नहीं बल्कि अधिकार है संसद के सदनों को संदेश भेजना। ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं, राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति वो न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति का जो प्राधिकार है औपचारिक और विधिक है, संवैधानिक और नाम मात्र का है। ठीक। राष्ट्रपति का कर्तव्य निम्न के प्रतिवेदनों को संसद में रखवाने का है। किसका किसका? आर्टिकल 280 के थ्रू ये वित्त आयोग का, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों का जो 280 के थ्रू आता है, 281 के थ्रू वो संसद में राष्ट्रपति रखवाएंगे। फिर आपका CAG के प्रतिवेदन का और 338 के थ्रू राष्ट्रीय जनजाति राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाएंगे। ठीक। और जो लोक लेखा समिति है इसके प्रतिवेदन को लोकसभा अध्यक्ष रखवाता है। ठीक, क्योंकि गठित ये भी करता है तो रखवाता यही। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऐसा क्यों? संसद के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्यों? क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। आर्टिकल 79 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। ऐसे लोग जो क्या कहते हैं कि जो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति भी बने हैं और उपराष्ट्रपति बने हैं, तो आपके दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक कहते थे इनको राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये फिलोसफर थे। फिर आपके ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रख चुके आपके BV गिरी जी 2 बार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। और उसके बाद CGI जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति जस्टिन हेमुदायतुल्ला जी थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और निर्वाचन को भ्रष्ट आचरण के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर BV गिरी जी थे। सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी तब ये कांग्रेस की तरफ से नहीं खड़ा हुए थे, ये मतलब निर्दलीय खड़ा हुए थे, तब बने थे आपके। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम उपराष्ट्रपति से अगला वीडियो में देखेंगे। इसमें हमने बहुत देखा कि हम लोग राष्ट्रपति संविधान के भाग, मूल अधिकार, DPSP जितना रिवीजन होगा धड़क कर दिए हैं। और समथिंग हमारे हिसाब से दो वीडियो और बनेगी, या तो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। जरूर इसको बार बार देखें, आपका रिवीजन इससे अच्छा कहीं नहीं होगा। और जितना आप अगर दूसरे से पढ़ते हैं, कहीं बुक से पढ़ते हैं, तो आपका महीनों बीत जाएंगे और एक 2 घंटे में आपका पूरा पॉलिटी रिवीजन हो जाएगा। तो 1 घंटे की ये वीडियो है, 1-2 घंटे की और वीडियो बनेगी, तो हम उसको 2 घंटे को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, या तो 2 वीडियो डाल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।